Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Khwaja Mohsin Inam. Students, this is going to be the last lecture of exercise 6.4. इसमें हम पैराबोला की एक और मेजर एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं. आइए शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है व्हाई मेनी रिफ्लेक्टर्स एंड रिसीवर्स आर पैराबोलिक इन शेप. आपने अक्सर लाइट रिफ्लेक्टर्स और एंटीनाज पैराबोलिक इन शेप देखे होंगे. स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सी पैराबोला की प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्टर्स और एंटीनाज पैराबोलिक इन शेप बनाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, दोनों अगर रिफ्लेक्टर है या एंटीना है, दोनों के पीछे बुनियादी तौर पर प्रॉपर्टी एक ही है, और वो प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको रिफ्लेक्टर की मदद से एक्सप्लेन करता हूं. स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टर जब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होगा, अगर हमारा लाइट सोर्स फोकस पर होगा तो उस लाइट सोर्स से निकलने वाली तमाम लाइट रेज पैराबोला के साथ हिट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती हैं. इस प्रॉपर्टी की वजह से जो लाइट रिफ्लेक्टर्स हैं उन्हें सर्च लाइट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. स्पेशली सर्च लाइट्स के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो पैराबोलिक इन शेप होते हैं. स्टूडेंट्स, यही जो प्रॉपर्टी है वो एंटीनाज के लिए यूज की जाती है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा होता है कि रेज आती हैं पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला. अब जब वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आती हैं तो पैराबोला के साथ हिट होने के बाद वो तमाम रेज कन्वर्ज हो जाती हैं फोकस ऑफ पैराबोला पर. अब फोकस ऑफ पैराबोला पर हमने डिवाइस प्लेस की होती है जो उन तमाम रेज को कलेक्ट कर लेती है. आइए स्टूडेंट्स, अब हम थ्योरम की मदद से डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बुनियादी तौर पर है क्या. स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.4. शो दैट the tangent at any point P of parabola makes equal angles with the line PF and the line through P parallel to the axis of parabola, F being focus. The angles are called respectively angle of incidence and angle of reflection. इस स्टेटमेंट को समझने के लिए दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूं लाइट रिफ्लेक्टर. स्टूडेंट्स, हमारे फोकस पर है इस वक्त लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स से निकली एक रे. ये लाइट सोर्स से एक रे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये निकली, इसने हिट किया पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को, और देन जैसे कि मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई, ये जो रे है ये जब रिफ्लेक्ट हुई तो एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल रिफ्लेक्ट हुई. अब स्टूडेंट्स, अगर जिस पॉइंट पर इसने हिट किया है, लाइट रे ने हिट किया है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को, अगर हम उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मानकर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो स्टूडेंट्स अब यहां पर पॉइंट से लेकर फोकस तक जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इसका एक एंगल बन रहा है टेंजेंट के साथ, हम इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देते हैं, और दूसरी तरफ जो रे रिफ्लेक्ट हुई है उसका एंगल बन रहा है टेंजेंट के साथ, हम इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. स्टूडेंट्स, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा बराबर होते हैं फॉर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, और यही चीज बेसिकली एंटीना के लिए है. वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरी तरफ आ जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरफ आ जाता है. आइए स्टूडेंट्स, इसे मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, यानी हम साबित करेंगे कि ये दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के लिए. स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को साबित करने के लिए मैंने एक सिंपलेस्ट पैराबोला कंसीडर किया है जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन पर और जो राइट वर्ड ओपन है. आप जानते हैं कि ऐसे पैराबोला का फोकस होता है a,0. स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि इस फोकस पर एक लाइट सोर्स है. अब हमने अभी पैराबोला की प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब फोकस पर होगा हमारा लाइट सोर्स तो निकलने वाली तमाम रेज एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती हैं. ये मैंने एक लाइट रे यहां पर ड्रॉ कर दी. अब स्टूडेंट्स, इस लाइट रे ने पैराबोला को इस पॉइंट पर हिट किया, हमने इसको नाम दे दिया पॉइंट P का. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. अब स्टूडेंट्स, ये लाइन सेगमेंट PF इस टेंजेंट के साथ, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मानकर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया. ये लाइन सेगमेंट PF इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है हम इसे नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का. और ये जो हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ टेंजेंट का जो एंगल बन रहा है ये एंगल है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. स्टूडेंट्स, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दे देते हैं θ1 का, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नाम दे देते हैं θ2 का. अब स्टूडेंट्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. अगर हम इसे एंटीना फर्ज कर लें तो उस सूरत में ये रे आ रही होगी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, और उस सूरत में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा
और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस फोकस पर लगी हुई डिवाइस में रिसीव होगी। इस वक्त हमारे पास जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, हमने इन दो एंगल्स को इक्वल साबित करना है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर केस में या पैराबोलिक एंटीना केस में ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। अब स्टूडेंट्स, सवाल यह है कि हम इन्हें बराबर कैसे साबित करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज मालूम करनी होंगी। अब ये एंगल्स हैं क्या? स्टूडेंट्स, ये भी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल है θ1। इसी तरह θ2 भी दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस हमने फाइंड आउट करना सीखा था चैप्टर 4 के अंदर। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 में हमने सीखा था कि अगर हमें दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करना है तो हमें उन दोनों स्ट्रेट लाइंस की स्लोप मालूम करनी होगी। आपको फॉर्मूलाज अभी मैं रिकॉल करवाता हूं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं। हमें ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हम इसे नाम दे दें L का, इसकी स्लोप चाहिए, देन PF लाइन सेगमेंट की स्लोप चाहिए और इसके अलावा हमें इस टेंजेंट की स्लोप चाहिए। जब हमारे पास ये तीनों स्लोप्स मौजूद होंगी तो हम ये दोनों एंगल्स मालूम करने के काबिल होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी वर्किंग है वो स्टार्ट करते हैं। रेफर्ड टू diagram we will show that θ1 is equal to θ2। हम ये साबित करेंगे। let m1 slope of line L parallel to axis of parabola। m2 स्टूडेंट स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट PF। m3 slope of tangent through Px1, y1, इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की स्लोप। स्टूडेंट्स, हमने ये तीनों स्लोप्स मालूम करनी है। फर्स्ट स्लोप की बात करते हैं, m1। जी स्टूडेंट्स, इस लाइन की स्लोप क्या होगी? शाबाश जी, ये लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला ये हॉरिजॉन्टल है तो इसकी स्लोप क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हम जानते हैं 0 होती है। m1 इज इक्वल टू 0। रीजन, लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला that is हॉरिजॉन्टल। चूंकि ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल है और एक्सिस ऑफ पैराबोला इस वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं m2 की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने m2 मालूम करनी है। अब m2 स्लोप है इस लाइन सेगमेंट की। स्टूडेंट्स, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और F के कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0। जब दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं तो हम इस लाइन सेगमेंट की स्लोप मालूम कर सकते हैं। m2, आप जानते हैं हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, लेकिन हमें ऑर्डर सेम रखना होता है। हमने y1 पहले लिखा तो यहां पर x1 पहले लिखा, y1 ओवर x1 माइनस a। अब स्टूडेंट्स, m3 हमारे पास स्लोप है इस टेंजेंट की। अब टेंजेंट की स्लोप हम कैसे मालूम करते हैं? शाबाश, ये हम पहले सीख चुके हैं। हम डिफरेंशिएट करते हैं कर्व की इक्वेशन को। हम यहां लिखेंगे टू फाइंड
M3, we will differentiate the equation of parabola with respect to x. हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. राइट वर्ड ओपन पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, आप जानते हैं उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है. अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x. 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a. अब यहां से स्टूडेंट्स dy by dx की वैल्यू क्या आ गई? 4a डिवाइडेड बाय 2y क्या बनेगी वैल्यू? 2a डिवाइडेड बाय y. अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस पैराबोला के तमाम टेंजेंट्स की जनरल स्लोप आ चुकी. अब जो टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, हमें अगर इस टेंजेंट की स्लोप मालूम करनी है तो हमें इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स यहां पर पुट करने होंगे. ये हमारे पास इस स्पेसिफिक टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी. M3 हमारे पास बुनियादी तौर पर है डेरिवेटिव एट पॉइंट x1 y1. अब इस डेरिवेटिव के अंदर हमने y की जगह पर y1 पुट कर देना है. x यहां पर है ही नहीं जिसकी जगह पर हम x1 पुट करते हैं, सो यहां पर आ जाएगा 2a ओवर y1. अब ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास M3. हमारे पास तीनों स्लोप्स आ चुकी हैं. अब हमने θ1 और θ2 मालूम करना है. स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें कि हमारा जो तरीकेकार था वो क्या था दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करने का. शाबाश, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था. वो ट्रिक ये था कि आप एक एंटी क्लॉकवाइज आर्क ड्रॉ करें उन दो लाइंस के दरमियान. अब स्टूडेंट्स मैंने पहले θ1 मालूम करना है. आप एंटी क्लॉकवाइज आर्क यहां पर लगाएं. एंटी क्लॉकवाइज आर्क ये इस तरह से हमने एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगा ली. अब स्टूडेंट्स पहले आएगी हेड साइड स्लोप माइनस टेल साइड स्लोप. न्यूमरेटर के अंदर जो मैंने फॉर्मूला आपको चैप्टर 4 में सिखाया था, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं. नाउ वी विल फाइंड θ1. अब हमारे पास फॉर्मूला होगा टेंजेंट ऑफ θ1 इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज जब आप आर्क लगाएंगे तो हेड साइड की स्लोप पहले. अब हेड साइड की स्लोप पीएफ लाइन सेगमेंट की स्लोप जो है वो है m2 माइनस टेल साइड की स्लोप बाद में. अब टेल साइड हमारे पास है m3 ओवर 1 प्लस m2 इंटू m3. ये स्टूडेंट्स हमारे पास है θ1 मालूम करने के लिए फॉर्मूला, और ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था चैप्टर 4 के अंदर. अब स्टूडेंट्स हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे. टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू m2 की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या है? ये स्टूडेंट्स हमारे पास m2 की वैल्यू y1 ओवर x1 माइनस a माइनस m3 की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 2a ओवर y1. ये हमारे पास m3 की वैल्यू. अब डिनोमिनेटर में भी हम ये वैल्यूज पुट करते हैं 1 प्लस y1 ओवर x1 माइनस a इंटू 2a ओवर y1. अब स्टूडेंट्स हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. ये स्टूडेंट्स हमने मेन फ्रैक्शन बना दी ब्लैक कलर में ताकि आपको आसानी से समझ आए. न्यूमरेटर में हमारे पास एलसीएम आ गया x1 माइनस a इंटू y1. अब x1 माइनस a इसके साथ कैंसिल हुआ, y1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया y1 स्क्वायर माइनस. अब y1 के साथ कैंसिल, 2a मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ 2a x1. अब माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ, प्लस 2a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 2a स्क्वायर. अब आ जाए डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में भी एलसीएम हमारे पास आ गया x1 माइनस a इंटू y1. अब ये 1 है तो एज इट इज ये ऊपर आ जाएगा x1 y1 माइनस a y1. उसके बाद प्लस 2a y1. अब स्टूडेंट्स
ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों हो गए कैंसल। टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस 2a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x1 y1 माइनस ay1 प्लस 2ay1, यह आ गया प्लस ay1। अब स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक ट्रिक की मदद से फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, और वो ट्रिक क्या है, हम यहां लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax p x1 y1 lies on पैराबोला। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिसे हमने बनाया था ये पैराबोला के ऊपर है, सो इसके कोऑर्डिनेट्स इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चूंकि ये पैराबोला का पॉइंट है, हम x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 पुट कर सकते हैं, x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1। सो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। अब स्टूडेंट्स y1 स्क्वायर की जगह पर मैं ये 4ax1 पुट कर रहा हूं। टेंजेंट थीटा 1 is equal to 4ax1 minus 2ax1 plus 2a square x1 y1 plus a y1। Tangent theta 1 is equal to 4ax1 minus 2ax1, यह आ गया 2ax1 plus 2a square। अब डिनोमिनेटर में x1 y1 plus a y1। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हमें कॉमन मिल रहा है, हम कॉमन लेंगे। टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू, यहां से हमें कॉमन मिला 2a x1 प्लस a, और यहां से हमें कॉमन मिला y1 x1 प्लस a, हमें यहां पर भी मिल गया फैक्टर। अब ये दोनों हो गए कैंसिल। टेंजेंट थीटा 1 हमारे पास आ गया 2a ओवर y1। यहां से स्टूडेंट्स थीटा 1 की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 2a ओवर y1। इसको स्टूडेंट्स नाम दे दें 1 का। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई थीटा 1 की। अब हम बात करेंगे थीटा 2 की। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास थीटा 2। अब यहां पर भी हम एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमने एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाई, इसका मतलब है कि टेंजेंट थीटा 2 विल बी इक्वल टू m3। ये हमारी इस टेंजेंट की स्लोप है m3, m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 इंटू m1। m3 और m1 इसकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमें थीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी। टेंजेंट थीटा 2 इज इक्वल टू m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 इंटू m1। टेंजेंट थीटा 2 इज इक्वल टू, अब m3 की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास है 2a ओवर y1 माइनस m1 की वैल्यू थी 0, 1 प्लस 2a ओवर y1 इंटू 0। अब ये तो हो गया 0, 1 प्लस 0 इज 1। टेंजेंट थीटा 2 इज इक्वल टू 2a ओवर y1। यहां से थीटा 2 की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 2a ओवर y1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है थीटा 1 की वैल्यू, ये थीटा 1 की वैल्यू, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू। आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। बाय 1 एंड 2 we have theta 1 is equal to theta 2. That is to say, angle of incidence is equal to angle of reflection. Students ये हमें प्रूव करना था।
स्टूडेंट्स यहां पर ये लेक्चर एंड हुआ और इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.4 का भी इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।